हेलो गाइस, आज हम बी फार्म सेकंड सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एल्केन, एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में स्टार्टिंग के 3 टॉपिक कवर करेंगे: sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स, हेलोजिनेशन इन एल्केन्स एंड यूजेस ऑफ पैराफिन्स। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन, उसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें पता है किसी भी एटम का क्या होता है, अपने अपने ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे हम जब किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एसपीडीएफ वाले, तो एसपीडीएफ है कि एक्चुअली एसपीडीएफ जो है वो उनके ऑर्बिटल्स ही हैं। तो जब किसी भी एटम को बॉन्ड बनाना होता है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सब ऑर्बिटल का क्या करते हैं, एनर्जी लेवल बराबर करते हैं। तो ये जो बराबर करने का प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज़ द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी लेवल। तो ये जो ओवरलैपिंग या फ्यूजिंग इंटरमिक्सिंग जो होती है ऑर्बिटल्स की, ये 2 तरीके से हो सकती है। ये ओवरलैपिंग अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और वहीं अगर ओवरलैपिंग साइड वाइज हो रही है तो वो बनेगा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड कमजोर होता है, वो आसानी से टूट जाता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो किसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जल्दी रिएक्ट जल्दी कर जाएगा, तो इसका मतलब वो आसानी से जल्दी टूट जाएगा। इसी कारण जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कार्बन का। तो कार्बन का एग्जाम्पल ये रहा। ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। तो जैसा हम जानते हैं, कभी बॉन्ड बनता है तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, 2s के और 2p के। लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल्स कितने हैं? यहाँ पे ऑर्बिटल्स भी हमारे पास 4 हैं, 1s का और 3p का। लेकिन अभी 1p का खाली है ऑर्बिटल, जो लास्ट वाला ये वाला ऑर्बिटल है ये खाली है। ये वाला ऑर्बिटल जो है ये खाली है अभी। तो जब भी इसको बॉन्ड बनाना होगा तो सबसे पहले ये क्या आएगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा। और जो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वाले, ये 2 में से एक एक्साइट करके इस वाले ऑर्बिटल में चले जाएंगे, इस वाले ऑर्बिटल में चले जाएंगे, इस वाले ऑर्बिटल में एक्साइट करके चला जाएगा। और फिर वो जो एक्साइटेड स्टेट होगी उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, जो 4 ऑर्बिटल्स हो गए वो हाफ फिल्ड हो गए। अब इनको, अब देखिए यहाँ पे एक तो एस ऑर्बिटल है, और एक एस ऑर्बिटल है, और 3 पी ऑर्बिटल्स हैं। तो एस का अपना एनर्जी लेवल अलग होगा और पी का अपना अलग होगा। तो जब इनका अपना अपना एनर्जी लेवल अलग होगा तो ये अभी बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इनको बॉन्ड बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इन सभी एनर्जी लेवल की, इन सभी ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल सेम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग या ओवरलैपिंग। तो यही जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर जैसे अगर एक यहाँ पे कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ पे क्या करेगा, अगर हम नॉर्मल बात करें तो कार्बन क्या करेगा, एक आपका एस ऑर्बिटल लेगा और 3 पी ऑर्बिटल लेगा। ये चारों आपस में हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, और जब चारों हाइब्रिडाइज कर जाएंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये बात होगी कार्बन की। यहाँ पे अभी कार्बन जो है, कार्बन के 4 ऑर्बिटल बने हैं। कौन कौन से? ये रहे 4 ऑर्बिटल्स, ये वाले जो दिखा रखे हैं मैंने। ये चारों ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल सेम होगी। तो एनर्जी लेवल क्या है इनकी, sp3 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 सबकी सेम है। अब इसको किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये अगर हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं तो चारों की चारों जो ऑर्बिटल्स होंगे उनका एनर्जी लेवल सेम है, तो आराम से बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। अब बात आती है एल्केन्स की। तो एल्केन्स हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही दिखाते हैं, क्योंकि वो इसी कारण वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन एल्केन्स। अब आते हैं हम हेलोजिनेशन पे। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन से पहले हम समझते हैं एल्केन्स क्या होते हैं। तो एल्केन्स आर द एराइलिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जनरली हम ये इस तरह से जानते हैं, कोई भी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड या सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो हाँ, इतना ही हम समझ लेते हैं।
तो एल्केन्स जो हैं उनको हम जनरली पैराफिन्स नाम से भी जानते हैं। तो पैराफिन्स जो है एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है, जो कि लैटिन वर्ड है। तो इसका मतलब होता है, पैराफिन्स को अगर हम तोड़ें तो पैरा और एफिन्स में तोड़ सकते हैं। तो पैरा का मतलब होता है लिटिल और एफिन्स मतलब होता है एफिनिटी या फिर रिएक्टिविटी। तो ऐसे कंपाउंड जो बहुत कम रिएक्टिव होंगे वो क्या कहलाएंगे, पैराफिन्स। तो एल्केन्स हमें पता है बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जनरली वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, पैराफिन्स कहलाते हैं। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं कर सकते, वो रिएक्ट कर सकते हैं अगर हम उनको हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर प्रोवाइड करें। मतलब उनका जो एटमॉस्फेयर है वो बदल के हम क्या करा सकते हैं, उनको रिएक्ट करवा सकते हैं। ठीक है गाइस। तो फिर उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और जनरली जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो हम आते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स पे। तो हेलोजिनेशन क्या होता है, जब किसी भी एक एल्केन का कोई भी एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए किसी एक हेलोजन के साथ। हेलोजन क्या होते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट, जो कि है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो किसी भी एक हेलोजन के साथ रिप्लेस हो जाए तो वो जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम एक हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ये एक्चुअली है कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक पार्ट है। तो हेलोजिनेशन के लिए कंडीशन जो हमें याद रखनी है वो क्या है, दो में से कोई भी एक कंडीशन आप याद रख सकते हैं। या तो आप वहाँ पे यूवी अल्ट्रावायलेट रेज प्रोवाइड करें, या फिर आप कोई किसी दूसरे तरीके से हीट प्रोवाइड कर दें और टेम्परेचर पहुँचा दें वहाँ पे 520 से 670 केल्विन तक। अब बात हो गई ये तो हेलोजिनेशन की। अब हेलोजिनेशन में कौन सा हेलोजन जल्दी रिएक्ट करेगा और कौन सा कम बाद में रिएक्ट करेगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उस हेलोजन एटम की रिएक्टिविटी पे या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है हमारा वो कौन सा है, फ्लोरीन। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो जल्दी रिएक्ट करेगा हेलोजिनेशन के लिए वो कौन सा होगा, फ्लोरीन। तो मैंने यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखा रखा है कि सबसे पहले फ्लोरीन रिएक्ट करेगा, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। उसके बाद आते हैं, अब ये हेलोजिनेशन सबका अपना अपना होगा। मतलब अगर क्लोरीन अगर रिएक्ट कर रिप्लेस हो रहा है हाइड्रोजन की जगह तो क्लोरीनेशन कहलाएगा। फ्लोरीन रिप्लेस हो रहा है तो वो फ्लोरीनेशन कहलाएगा। ब्रोमीन रिप्लेस हो रहा है तो वो ब्रोमिनेशन कहलाएगा। और वहीं आयोडीन रिप्लेस होगा तो वो आयोडीन कहलाएगा। तो एक एक करके हम सब देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा एल्केन में से और कौन आ जाएगा वहाँ पे, क्लोरीन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ रिएक्शन दिखा रखी है। CH4 जब हमारा Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस HCl, मतलब क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। अब ये जितने H हैं क्लोरोमीथेन में ये तब तक रिप्लेस हो सकते हैं जब तक हम जब तक हम Cl प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मतलब हम कितने Cl लगवा सकते हैं अभी, और इसमें 3 Cl और क्लोरीन एटम और अटैच हो सकते हैं इसके अंदर। तो हमने वही कंसेक्यूटिव रिएक्शंस करके दिखाई है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारा जो पहला स्टेप है, मीथेन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा, फिर क्लोरोमीथेन बना, और क्लोरोमीथेन ने फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा, फिर डाइक्लोरोमीथेन बना, फिर वो डाइक्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और ट्राइक्लोरोमीथेन बना देगा। फिर ये ट्राइक्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इस तरह से क्लोरीनेशन आसानी से हो जाता है। ब्रोमिनेशन भी सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें पता है क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। तो क्लोरीनेशन आसानी से हो जाता है, वहीं ब्रोमिनेशन इतनी आसानी से नहीं होता। इसके बाद आता है आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन में क्या होता है, आयोडीनेशन भी सेम रिएक्शन होती है, लेकिन आयोडीनेशन में जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। मतलब एक बार जब आपका मीथेन से आयोडोमीथेन बन जाएगा तो ये जो HI है यहाँ पर, ये HI वापस से किस चीज़ में रिएक्ट हो जाता है, I2 में। यहाँ से I लेके किस में रिएक्ट हो जाएगा, फिर से किस में बदल जाएगा, HI में, वो I2 में और CH4 में। मतलब ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। तो इसी कारण ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि क्या करेगा, इस HI को कन्वर्ट कर देगा I2 में विदाउट द डिस्टर्बिंग द आयोडोमीथेन। तो आयोडोमीथेन तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन ये HI किस में बदल जाएगा, I2 में बदल जाएगा। तो जैसे मैंने इसकी रिएक्शन दिखा रखी है, अगर हम आयोडिक एसिड देते हैं रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट या एज अ अनदर रिएक्टेंट, तो वो HI के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, आयोडीन बना देगा और वाटर बना देगा। तो ये जो आयोडीन है अब आयोडोमीथेन को परेशान नहीं करेगा कि वापस मीथेन में कन्वर्ट हो, तो हमारा आयोडोमीथेन बन जाएगा।
अब आती है बात फ्लोरीनेशन की। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हेलोजिनेशन के लिए। तो ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है। तो अगर हमें कोई फ्लोरोमीथेन या फ्लोरो एल्केन बनाने होते हैं तो हम जनरली हेलोजिनेशन नहीं कराते हैं। हम क्या कराते हैं उसके लिए फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज रिएक्शन करा सकते हैं, या फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन करा सकते हैं, जिसमें क्या होता है हेलोजन एक्सचेंज मेथड से हम फ्लोरोमीथेन बना सकते हैं। तो जनरली हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको हेलोजिनेशन कराना है तो हम क्या करेंगे, पहले फ्लोरीन को मिक्स करेंगे इनर्ट गैसेस के साथ। हम वहाँ पे आर्गन ले सकते हैं या फिर नाइट्रोजन ले सकते हैं। तो इनके साथ हम जब मिक्स करा देते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो इतनी एक्सप्लोसिव नहीं होती, बट हम इसे नहीं कराते प्रैक्टिकल यूज़ में, इसको नहीं कराते हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड से फ्लोरो एल्केन बना लेते हैं। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। अब हमने ये हेलोजिनेशन करा तो लिया, लेकिन ये हुआ कैसे, ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 स्टेप में समझ सकते हैं। सबसे पहले चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और फिर चेन टर्मिनेशन। ये एक्चुअली 3 स्टेप में होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। तो सबसे पहले आते हैं चेन इनिशिएशन पे। चेन इनिशिएशन क्या होता है कि चेन स्टार्ट कैसे हुई, जो हमारी क्लोरोमीथेन की चेन बननी स्टार्ट हुई ये कैसे हुई। उसके बाद फिर चेन प्रोपोगेट कैसे करेगी, बढ़ती कैसे चली जाएगी। उसके बाद फिर अब ये बढ़ती जा रही है तो ये रुकेगी कैसे। तो ये 3 स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेन इनिशिएशन। तो जब हमने यूवी रेज या हाई टेम्परेचर दिया था रिएक्टेंट्स को, तो वो क्या करेगा, क्लोरीन हमें पता है कोई भी हेलोजन एटम जो है वो हमेशा डायटोमिक स्टेट में पाए जाते हैं। तो डायटोमिक स्टेट में पाए जाते हैं तो वो एक बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो यहाँ पे एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो, तो क्या होगा, जो यूवी रे होगी वो इसका होमोलिटिक क्लीवेज कराएगी। होमोलिटिक क्लीवेज करा क्या करेगी, अगर हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं तो Cl2 से वो किस चीज़ में बदल जाएगा, 2 फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन में। अब होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है तो उसको हम छोटा सा समझ सकते हैं। होमो मतलब होता है सेम और लिटिक मतलब होता है टूटना। तो जब कोई बॉन्ड ऐसे टूटे कि सेम तरीके के रेडिकल प्रोवाइड करें तो वो होमोलिटिक क्लीवेज कहलाता है। तो होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन होगा यहाँ पे, और जो क्लोरीन गैस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्लोरीन के फ्री रेडिकल में। तो ये तो हो गया हमारा चेन इनिशिएशन में। अब हमारे पास फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है हमारे पास। ये जो फ्री रेडिकल है चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा, चेन प्रोपोगेशन 2 स्टेप में होता है। तो ये जो फ्री रेडिकल है, पहले तो क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो जाके अटैक करेगा मीथेन के हाइड्रोजन एटम पे, तो वहाँ पे उसका क्लीवेज हो जाएगा और वहाँ पे मीथेन का जो है फ्री रेडिकल हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल जो मीथेन का है ये जाके अटैक करेगा दूसरे क्लोरीन गैस पे, दूसरे Cl2 पे, जैसा मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ये हमारा फ्री रेडिकल ऑफ मीथेन है, ये किस पे अटैक कर रहा है, दूसरे क्लोरीन गैस पे, दूसरे क्लोरीन डायक्लोरीन एटम पे, जैसे यहाँ पे ये दिखा रखा है मैंने। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन मिल जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे मिल तो रहा है, लेकिन हमें पता है अब यहाँ से एक तो क्लोरीन मिल गया हमें यहाँ पे, लेकिन जो दूसरा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है वो फिर से जाके किसी दूसरे मीथेन पे अटैक करेगा, और जब फिर से मीथेन पे अटैक करेगा तो वो फिर से एक क्या बनाएगा आपका, एक क्लोरोमीथेन और एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का। ये इस तरह से चेन बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये रुकेगी नहीं अपने आप। तो रुकेगी किस उस पर रुकेगी, 3 में से कोई सा भी अगर एक स्टेप अगर हो जाएगा तो फिर आपकी चेन रुक जाएगी। मतलब फ्री रेडिकल जो क्लोरीन का है वो दूसरे फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ दूसरे फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो Cl2 बन जाएगा तो चेन रुक जाएगी। या फिर जो मीथेन का फ्री रेडिकल है वो मीथेन के फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाए तो रुक सकती है। या फिर फ्री रेडिकल मीथेन का आपका क्लोरोमीथेन के साथ जो अभी प्रोड्यूस हुआ है विदाउट, जो ये वाला आपका मीथेन का फ्री रेडिकल है ये दूसरे पे बिना अटैक करें, मतलब जो Cl2 पे अटैक कर रहा हो अगर उस पर अटैक ना करें और डायरेक्ट इस पे ही अटैक करें तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्लोरोमीथेन बना देंगे। तो अब हमारा क्या नहीं होगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर आपको अगर रिएक्शन स्टॉप करानी है तो हम क्या करते हैं, इनका आपस में रिएक्शन करा देते हैं। तो गाइस मेरे हिसाब से आपको हेलोजिनेशन के जो मैकेनिज्म है वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद आते हैं हम यूजेस ऑफ एल्केन या फिर यूजेस ऑफ पैराफिन्स। तो यूजेस में हमें जो जनरल यूज हैं पहले तो वो देख लेते हैं। एल्केन्स में सबसे पहले जो सबसे छोटा हमारा वो है एल्केन, वो कौन सा है, मीथेन। तो मीथेन को हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने व्हीकल्स में भी यूज़ करते हैं और होम घर पे भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। घर पे हमारा जो सिलेंडर होता है LPG उसके अंदर भी मीथेन मिक्स होता है ब्यूटेनॉल के साथ। ठीक है, तो हाँ ये फ्यूल की तरह बहुत अच्छा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम मीथेन को फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो टायर या ऑटोमोबाइल्स में जहाँ ब्लैक पेंट होता है
उसके ऊपर जो ब्लैक पेंट होता है वो कार्बन का होता है, तो वो कार्बन का ब्लैक पेंट को फिनिशिंग देने के लिए हम मीथेन का यूज़ करते हैं वहाँ पे भी। इसके बाद अगर हम किसी भी एल्केन का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो हायर एल्केन होते हैं वो गैसोलीन के साथ गैसोलीन में होते हैं और कैरोसिन ऑयल में होते हैं, तो वो भी अच्छे खासे आपका क्या करता है, फ्यूल की तरह अच्छा खासा एक्ट कर फ्यूल की तरह ही एक्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम फार्मेसी में बात करें तो फार्मेसी में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, पीडियाट्रिक जो ये होते हैं आपके पैराफिन्स होते हैं, ये पीडियाट्रिक लैक्सेटिव की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जो बच्चों को हम कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या कब्ज हो जाती है तो उसको सही करने के लिए जो दवाई देते हैं वो उसमें क्या होता है, पैराफिन्स मिले होते हैं, लिक्विड पैराफिन्स मिले होते हैं। इसके बाद दूसरा यूज़ जो है वो क्या है, जो पैराफिन्स होते हैं, लिक्विड पैराफिन, वो बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं या फिर क्लींजिंग एजेंट होते हैं। तो ये जो आपके जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं या हेयर प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी लिक्विड पैराफिन मिला होता है। तो गाइज हमने स्टार्टिंग के 3 टॉपिक कवर कर लिए, मेरे हिसाब से आप लोग क्या ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, तो हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।